तो यहाँ बात हुई थी हमारी आचार रसायन। ठीक है, तो आचार रसायन अद्रव्यभूत चिकित्सा है, चरक की मौलिक देन है। और खाने के लिए इसमें शीर और घृत आए हैं, बाकी चीजें सिर्फ अपने व्यवहार में बदलने के लिए आए हैं। यहाँ कुछ पार्ट्स लिखे हैं, ये जबकि संबंधित नहीं है रसायन से, मगर फिर भी देख लो आप चाहो तो। कि अश्विनी कुमार जो है उनको देवताओं का चिकित्सक कहा जाता था, देवानाम भिज्जो करके इनकी संज्ञा दी गई है इनको। तो इसमें बता रहे हैं कि इन्होंने क्या क्या काम किए थे, सर्जरी में भी काफी अच्छे थे। तो यज्ञ का सर कट गया, उसका संधान किया, दोबारा उसको जोड़ दिया। पूषा के दांत नहीं थे, वो दांत दिए उसको, मतलब सारा काम करते थे, बीडीएस वाला और एमएस वाला भी। भग के नेत्र नहीं थे, तो नेत्र दिए उसको। ठीक है। और इंद्र को भुज स्तंभ नामक रोग हुआ था। भगवान इंद्र को भुज स्तंभ नामक रोग हुआ था, उसको भी इन्होंने ठीक किया। तो ध्यान रखना चाहो रख सकते हो अपने लिए। आगे चलते हैं। 1 मिनट देंगे। हम्म। नेक्स्ट है प्राणाचार्य। प्राणाचार्य कौन वैद्य होता है? कि जो गुणों से युक्त है, शीलवान है, मतिमान है, ये गलत वर्ड लिख दिया, द्विज जाति है। वैद्य की द्विज जाति कही जाती है, आपको इसका मतलब पता होना चाहिए द्विज जाति का क्या मतलब है। तो द्विज जाति ऐसे कहते हैं कि एक तो हुआ कि आप जन्म से कोई आपकी जाति होगी, और एक है जब आप वैद्य बन गए, है ना, तो दो जाति हो गई। वैद्य की दो जातियां हैं। बाकी यहाँ त्रिजाति बताई गई है, आप अपने चक्कर में मत पड़ो, सब आपके यहाँ सिलेबस में नहीं है। मेनली सिर्फ रसायन और वाजीकरण पाठ की बात हुई है। एक इस चैप्टर में ना श्लोक है, ये भी मैं आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूँ बस। श्लोक ऐसा है कि जो चिकित्सक चिकित्सा कर्म के बदले पैसे लेता है, मतलब यह कह लो सिर्फ पैसों के लिए चिकित्सा करता है, तो ऐसा मान लो कि वो गोल्ड को छोड़कर, कांचन राशि को छोड़कर पांचू राशि इकट्ठा कर रहा है। पांचू राशि कहते हैं रेत के लिए। ठीक है, कभी पूछ ले किसने ऐसा श्लोक दिया है, तो चरक ने दिया है। बाकी आपके लिए नहीं है अभी कोई इंपॉर्टेंस खास इसका। नेक्स्ट चलते हैं। बेटा माइक ऑन है, किसी का माइक ऑफ कर लोगे? मैं बार बार कहता हूँ क्लास ज्वाइन करते हो तो डिस्टर्बेंस होता रहता है मुझे ना, बोलते समय। ठीक है, इस चैप्टर में एक इंद्रोक्त रसायन पहले देखा था आपने, एक यहाँ लिखा है कि द्वितीय इंद्रोक्त रसायन। इसके अंदर 40 औषधियां पड़ी हुई हैं, नंबर याद रखो। 40 औषधियां इसके अंदर पड़ी हुई हैं। ठीक है। दूसरी जरूरी बात है, यहाँ लिखा नहीं है क्या? क्यों लिखना नहीं है? एक दो पॉइंट लिख लोगे जरा। एक रसायन का नाम लिखो। लिखो द्रोणी प्रावेशिक रसायन। द्रोणी प्रावेशिक रसायन लिखा नहीं है आपके यहाँ नोट्स में, श्लोक नंबर 7 है वो, द्रोणी प्रावेशिक रसायन। उसे लिखो कि इसके सेवन करने से 10,000 वर्ष की आयु मिलती है, 10,000 वर्ष। द्रोणी प्रावेशिक रसायन। दूसरा पॉइंट लिखो इसमें कि मतलब 10,000 वर्ष। आयु, व्यक्ति की आयु कितनी हो जाती है, 10,000 वर्ष, ऐसा लिखा हुआ है इसमें। ठीक है। दूसरा पॉइंट लिखो कि इस रसायन की जो मेडिसिन है ना, 8 मेडिसिन दी हुई है शुरू में, फिर लिखा है कि इनको पीने के बाद व्यक्ति जो है मूर्छित हो जाता है जैसे। ठीक है, तो मूर्छित जब वो होगा, तो मूर्छित होने के लिए मतलब कौन सी किस स्थान पे जाएगा, तो एक नाव है, द्रोणी है, तो वो किसकी बनी होती है उस पर सवाल पूछा जाता है। तो लिखेंगे पलाश की बनी नौका। पलाश। ठीक है, तो जिस नौका में मूर्छित होगा, पलाश की नौका है। फिर नेक्स्ट लिखो, 6 मास बाद मूर्छा से होश में आता है, बस संज्ञा प्राप्त करता है। 6 महीने बाद होश आता है वापस, ऐसा लिखा हुआ है। तो एक सवाल ये भी आ चुका है कि जब व्यक्ति वापस उठता है सो के, तब उसके लिए क्या पथ्य है, क्या उसको लेना चाहिए, तो वहां लिख लोगे। लिखो छागल दुग्ध, मतलब बकरी का दूध, या अजा दुग्ध, अजा दुग्ध का पान। मैं फिर से एक बार बोल रहा हूँ, द्रोणी प्रावेशिक रसायन मैंने आपको बताया, जिसमें बताया कि व्यक्ति इसका सेवन करके 10,000 वर्ष की आयु पाता है, एक बात। दूसरा, इस रसायन के जो द्रव्य हैं, उनका सेवन करने के बाद व्यक्ति मूर्छित हो जाता है, तो मूर्छित होने के लिए एक प्लेस दिया हुआ है कि भाई पलाश की आप नाव बनवा लो, है ना, पलाश की लकड़ी से।
तो उसमें रहना है, मतलब पलाश की बनी नौका के अंदर। तो सवाल आएगा किसकी नौका, तो पलाश की नौका। अगला सवाल है कि होश में कब आएगा, तो 6 महीने के बाद। और होश में आने के बाद लेगा क्या, क्या खाना चाहिए उसको, तो बकरी का दूध पीने की बात आई है, अजा दूध। इतने पॉइंट है इसके अंदर जरूरी है, आपको पता होने चाहिए। ठीक है, तो ये हो जाता है हमारा रसायन वाला पार्ट। इसमें और कुछ नहीं है रसायन वाले में। अब आ जाते हैं चिकित्सा वाले पार्ट की तरफ, माफ करें वाजीकरण वाले पार्ट की तरफ देखोगे। तो वाजीकरण, वाजीकरण के भी 4 पार्ट होते हैं। आपका शैम्पू, हमारी ट्रिक थी याद करने की, तो अब देखोगे वन बाय वन। तो प्रथम पार्ट जो है, जिसका नाम है संयोग शर्मूली अध्याय, यहाँ नहीं लिखा, पीछे लिखा होगा। तो इसमें कह रहे हैं कि आपको याद रखना है कि नक्र रेतस को वृश्य बताया गया, कि वृश्य द्रव्य होता है नक्र रेतस। और सामने एक और बात लिखी है संकल्प, वो भी वृश्य होता है, अग्रे में आपको बताया होगा। दोनों बातें ध्यान रखना, नक्र रेतस और संकल्प दोनों को ही वृश्य कहा गया है। ठीक है। धर्म, प्रीति और यश सब कुछ पुत्र के आश्रित है ना। पुत्र है तो ये चीजें होती हैं। आप जानते हो बहुत सारे कार्य हैं, धार्मिक अनुष्ठान तो वो पुत्र ही करते हैं, है ना। प्रीति, स्नेह जो होता है वो बच्चे में ही होता है सबका अपने। यश मिलता है जीवन में कई बार कि बच्चे कुछ अच्छा कर जाते हैं तो पेरेंट्स को यश मिलता है, तो वही कह रहे हैं कि पुत्र के आश्रित है सब कुछ। सवाल पूछ लेता है ऐसा कि धर्म, प्रीति, यश किसके आश्रित है। ऑप्शन दे देगा बाजीकरण, है ना, पुत्र, मान लो पुत्री या कुछ भी इस तरह करके लिख दिया, तो याद रखना संतान मतलब बात है यहाँ। पुत्र जो हमारे यहाँ जब जब शब्द आएगा ना, तो पुत्र का एक जनरल सेंस में आप समझोगे कि संतान। ठीक है। तो धर्म, प्रीति, यश पुत्र के आश्रित है। वो कह रहे हैं पुत्र का आयतन क्या है, पुत्र कैसे मिलता है, तो वो मिलता है वाजीकरण से। ठीक है। वाजीकरण में अग्र किसको कहा गया, तो स्त्री को। स्त्री वाजीकरण में श्रेष्ठ है। फिर लिख रहे हैं स्त्रीषु प्रीति विशेषण, स्त्रीषु अपत्यम प्रतिष्ठितम। तो स्त्रियों में विशेष रूप से प्रीति यानी स्नेह होता है, और उन्हीं में संतान की स्थिति भी है, अपत्य। याद रखेंगे, पीछे आपको पढ़ाया था अपत्य का मूल। तो स्त्री है, और वाजीकरण के लिए भी कहा गया है। क्लियर। नेक्स्ट आ जाओ। धर्म, अर्थ, लक्ष्मी, लोक, ये सब स्त्री के आश्रित है। देखो स्त्री को ही लक्ष्मी कहा ही जाता है घर में। जब बच्ची की जगह होती है, लोग कहते हैं ना लक्ष्मी आई है घर में, या फिर अ, विवाह होता है, शादी होती है तो कन्या आती है घर में, तो भी वही होता है कि हाँ लक्ष्मी आई है घर में। उस तरह भी समझ सकते हो। योग्य स्त्री कौन होती है, तो अतुल्य गोत्रा। अतुल्य गोत्रा, तो सेम गोत्र में मैरिज करने को मना करते हैं, आप सबको पता होगा कॉन्सेप्ट उसका भी, है ना। सेम गोत्र में मैरिज नहीं करते हैं, है ना। उससे बहुत सारी ऐसी डिजीज हैं जो दिखाई देने लगती हैं अगली जनरेशन्स के अंदर, जो पहले नहीं थी। अगर मतलब आप डीएनए को बहुत ज्यादा मौका नहीं दोगे एक्सप्लोर करने का, है ना। तो एक्सप्लोर करना क्या है कि मतलब अतुल्य गोत्र तो कम से कम मिनिमम कंडीशन है, सेम गोत्र ना हो। तो योग्य स्त्री अतुल्य गोत्र। चरक, शारीरिक स्थान, अतुल्य गोत्र अध्याय भेल में समान, ही मत देखो, आपको मकाम की बात नहीं है। नेक्स्ट चलेंगे। संतानहीन व्यक्ति की तुलना किन किन चीजों के साथ की गई है, इन पर भी सवाल आ चुका है। ठीक। तो अछाया वाले वृक्ष, जिसकी छाया नहीं होती। एक शाखा वाला वृक्ष, शाखा मतलब संतान, ठीक है ना, कि जिसकी शाखाएं नहीं है। निष्फल वृक्ष के समान। चित्रदीप, ये वर्ड ठीक कर लोगे, चित्रदीप है बेटा, ये दोष नहीं है। चित्रदीप यानी दीवार पर बना कोई चित्र बना दे दिए का, उससे रोशनी तो नहीं होने वाली, है ना, बस देखने के लिए है। तो उस तरह की बात कर रहे हैं, चित्रदीप, ये पूछ चुका है। शुष्क सर, सूखा हुआ तालाब। तृणपुली, खेत में जो खड़ा कर दें डराने के लिए, पुतला बना के, है ना, तृणपुली। नग्न, शून्य और एक इंद्रिय, तो ऐसी ऐसी उपमाएं दी गई हैं संतानहीन व्यक्ति को। तो देख लोगे, चित्रदीप स्पेशली याद रखना, तृणपुली स्पेशली याद रखना। संतान युक्त को वह आत्मा, यानी बहुत सारी आत्माएं हैं जिसकी। और बहुप्रज, कि मतलब बहुत सारे संतान हैं जिसकी, तो ऐसी उपमाएं दी गई हैं। नेक्स्ट आ जाइए, इस चैप्टर में काफी सारे योग हैं। ठीक है, सब जरूरी नहीं होते बेटा, सबसे कम सवाल यहाँ से आते हैं योग के ऊपर, तो बहुत फोकस मत करना। एक दो चीजें बीच में जरूरी है, उनको मैं आपको बता दूंगा, तो जल्दी से पढ़ते चले जाओ, सेटिंग लगानी है इनकी। तो भ्रंगड़ी गुटिका, बाजीकरण घृत, बाजीकरण पिंड रस, वृश्य चटक मांस, 4 वृश्य रस, 4 वृश्य अंड रस। और लास्ट में लिखना है शोधन के बाद ही वाजीकरण का सेवन करना है। तो याद क्या रखोगे आप, देखो, वाजीकरण पिंड रस याद करना चाहो कर लेना, शब्द वैसे वाजीकरण आगे लिखा होगा तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर लोगे, तो उसमें कुछ रटने की जरूरत नहीं है। बाकी दोनों चीजें आगे लिखी हैं वो जरूरी है, लेकिन आपके लिए नहीं, है ना, वो हम बाद में पढ़ेंगे। वातरक चैप्टर हो चाहे गृहणी हो, अभी याद करने का मन कर रहा हो तो कर लो भाई, गृहणी में एक पिंड रस आया है।
और वात रक्त में एक पिंड तेल आया है जिसका बाह्य प्रयोग कराते हैं। अभी नहीं कह रहा, खैर मैं आपसे याद करने को। चार वृश्य अ, चटक मांस आए हैं। चार वृश्य रस आए हैं। और चार वृश्य अंडरस आए हैं। बेटा इन दोनों पे सवाल मिलता है ना। ऐसा सवाल मिलता है कि इनमें से किसका उल्लेख नहीं है। तो ध्यान से देख लोगे, लगभग एक जैसी चीजें हैं, हल्का सा डिफरेंस है, वहीं दिक्कत हो जाती है। तो चार वृश्य रस जब कहेगा तो उसमें क्या क्या चीजें हैं? चटक, तीतर। मैं श्लोक ही निकाल लेता हूँ बुक में आपके, कहीं कुछ और शब्द भी इस्तेमाल हो, गड़बड़ हो जाएगी। हम्म। तो चटक तितर में श्लोक के शब्द बोल रहा हूँ। कुक्कुट, चटक तितर कुक्कुट, और मयूर मोर। ठीक है, तो मोर के लिए लिखा है, जो पीछे भी आपको बताया होगा, बहिण। मतलब ये शब्द इस्तेमाल किया है इन्होंने पर्याय के रूप में। मोर के, इसको भी लिख सकते हो आप। मोर के नीचे ब्रैकेट में लिख लो इसको। ठीक है, मोर का नाम है ये। क्योंकि श्लोक में कई बार ऐसा करता है, ये उठा के रख देगा पूरा और आप पहचान नहीं पाओगे। आपको याद होगा मोर, लेकिन पर्याय नहीं जानते हो इसलिए। तो चार वृक्ष है, जो रस है उनके अंदर चटक तितिर कुक्कुट और मयूर, इनकी बात हुई है। चटक तितिर कुक्कुट मयूर। याद करने के लिए ऐसा कर सकते हो, मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ एक। नहीं, उससे मत करो, फिर आगे करो लोग। एक मिनट, आप ऐसा कर लो, चटका मयूर ऐसा कर लो कि चटक गया मयूर। मोर जो है वो चटक गया, ऐसा कर लो, चटका मयूर। कारण उसका बता रहा हूँ। इस योग में कैसे लिखा हुआ है ना, एक तो चार नाम है ये, मैंने कहा चटका मयूर, कि चटक गया मयूर। चटकना मतलब टूट जाना। तो चटक यानी चटक, और टा से तितिर हो जाएगा, और का से कुकुड़ हो जाएगा। चटका मयूर यानी मयूर, मोर का मांस। ठीक है। दूसरी बात है, इस योग में आगे ऐसा लिखा हुआ है कि चटक को तितिर के मांस में, तितिर को कुक्कुट के मांस में भूनना चाहिए, है ना। कुक्कुट को मयूर के मांस में भूनना चाहिए। और मयूर के मांस को लास्ट में फिर लिखा है कि हंस के मांस में भूनना चाहिए, ऐसा करके इन्होंने लिख रखा है। तो आपको ना ये ट्रिक से याद करोगे तो क्रम भी याद रह जाएगा। तो चटका मोती, वो चटका मयूर, माफ करें, चटका मयूर। और लास्ट वाला याद कर लेना कि मयूर के मांस को हंस के मांस में भूनने के लिए कहा है। जो मैंने कहा समझ में आई सबको बात, जो मैंने कहा है? कोई कंफ्यूजन तो नहीं? किसी को पूछ लो भाई, कंफ्यूजन है तो। ठीक है, आगे देखिए। फिर आए हैं चार वृश्य अंडरस। तो अभी ना आप ही में से एक ने मेरे से क्वेश्चन किया था कुछ दिनों पहले कि सर वहां पे चार वृश्य अंडरस है, और ऑप्शन दिए हुए हैं मत्स्य, हंस मान लो, दक्ष दिया हुआ था करके, वहां दक्ष ये जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है, और एक कोई ऑप्शन नहीं दिया हुआ, मान लो मयूर नहीं दिया था। तो स्टूडेंट को कंफ्यूजन था कि इनमें से कौन सा आंसर होगा सर, है ना, क्योंकि उसको कुक्कुट याद था, दक्ष नहीं याद था। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ पर्याय भी थोड़ा सा फोकस किया करो। तो दक्ष कुक्कुट का पर्याय है, तो ये बात ध्यान रखोगे। दक्ष ये कुक्कुट का पर्याय है, मुर्गे का, चिकन। तो यहाँ पे क्या है चार वृश्य अंडरस के अंदर? मत्स्य मतलब मछली, हंस, मयूर, और कुक्कुट, ये चार, इनके मांस। तो माफ करें, इनके एग को कह रहे हैं, इनके अंडों को गोघृत में भूनकर, चाहो तो लिख लो सामने कि भूनना किस में है इन सबको। तो गाय के घी में, जैसे ऊपर वाले योग में एक दूसरे के मांस में भून रहे थे, यहाँ किस में भून रहे हैं? गोघृत के अंदर। तो इसमें मत्स्य है, मयूर है ऊपर वाला, फिर कुक्कुट भी है देख पा रहे हो, और हंस लिखा है, हंस। तो आपको याद करना है, ऊपर याद कर लिया चटका मयूर, यहाँ कर लो। महक करके कर सकते हो, मत्स्य, हंस, और कुक्कुट। और माँ से दो है, मत्स्य और मयूर। महक करके कर लो, मन है आपका। ये चार वृश्य एंड्रस है। चलो सर ये हो सकता है, ऊपर चटका मयूर है, इसका महका मयूर। ठीक है, ऐसा कर लो, महका मयूर। ये भी ठीक है, ये ज्यादा अच्छा लग रहा है। और ठीक है ना, तो हमारी ट्रिक हो गई। चलो अच्छी बात है, लिख लो। ऊपर वाले के लिए लिख लो चटका मयूर, चटका मयूर। वहां तो मयूर चटक गया था, और इस वाले में महका मयूर, महका मयूर। ठीक है।
और ये जो मैंने कहा पर्याय बेटा, वो स्पेशली याद रखना, क्योंकि जिसने शेयर किया था वो गाइड का क्वेश्चन ही था, शायद कुसुम ने शेयर किया था, मुझे ध्यान आ रहा है अगर सही तो। ठीक है, तो वहां जी सर। दक्ष। ठीक है ना, तो वहां दक्ष करके था सवाल में। आगे देखें। तो शोधन के बाद ही वाजीकरण द्रव्यों का सेवन करना चाहिए, वो आप जानते ही हो, चाहे रसायन देना है चाहे वाजीकरण देना है, तो शोधन के बाद ही देना है। आगे चलेंगे। और देखो, इनको क्यों याद कर लेना बेटा, मैं फिर कह रहा हूँ वाजीकरण बहुत कम जरूरी चीजें हैं चरक में जो याद करवाऊंगा मैं। तो जब कहीं ऑप्शन नहीं मिलता ना कुछ क्वेश्चन पूछने के लिए, तो वहीं से पूछा जाता है जो एक दो पॉइंट होते हैं जरूरी कि इनमें क्या बना ले क्वेश्चन, तो ये एक एक बात पता होनी चाहिए दोनों योग के बारे में, चार वृषरस, चार वृषांतरस, अच्छे से याद कर लेना, लापरवाही मत करना इसमें। नेक्स्ट आ जाओगे सेकंड पार्ट। चैप्टर का नाम है आसिक शिरिक अध्याय। देखेंगे। तो कुछ योग आए हैं चैप्टर में, कुछ जरूरी नहीं है, अपत्य करी षष्ठी का आदि गुटिका कह रहे हैं, बदय प्रमाण की गुटिका बनाते हैं। यहाँ पर मधुकोशन करने का निर्देश है, वृश्योत्कारिका में भी है। खैर, यहाँ तो जो लिखा है सो लिखा है। आप एक जनरल बात याद रख लो कि मधु जो होता है शहद, उसको कभी भी ना उष्ण नहीं किया जाता, और उष्ण चीजों के साथ लेते भी नहीं है उसको। ठीक है। और एक सवाल पूछा जाता है कि सबसे भयंकर अजीर्ण कौन सा है, तो वो आंसर होता है मधु से होने वाला अजीर्ण। रीजन क्या है कि अजीर्ण को आपको डाइजेस्ट करना है तो उष्ण चीजें देनी है, और मधु के साथ उष्ण चीजें मना है लेने के लिए। ठीक है, तो ठीक नहीं कर पाओगे आप। तो ये पता होना चाहिए आपको बस, लिखवा नहीं रहा, बस पता कर लेना कि जो मधु से होने वाला जीवन है वो सबसे भयंकर है, क्योंकि उष्ण चीजें नहीं ले सकते। एक वृक्ष पुपली का योग आया है करके है। अपत्यकर स्वरस, इन पर बेटा सवाल आता है, सवाल ये आता है कि चरक के चिकित्सा के किस पाद में अपत्यकर स्वरस का उल्लेख है, कहाँ पर अपत्यकर शीर का उल्लेख है, और कहाँ अपत्यकर घृत का उल्लेख है। तो तीनों यहाँ देख पा रहे हो। अपत्यकर स्वरस सेकंड पाद के अंदर है, सामने शीर लिखा है तीसरे पाद में, और घृत चौथे पाद में। ठीक है, तो हम ऐसे ही करते हैं कि सस्ती चीज से शुरू किया, महंगे की तरफ चलते जाओ। पहले देखो रस है खाली, फिर शीर आ गया, शीर महंगा होता है रस से। उसके बाद घी आ गया, वो और भी महंगा है। ठीक है, तो क्रमशः दूसरे तीसरे और चौथे पाद में अपत्यकर स्वरस, अपत्यकर शीर और अपत्यकर घृत। तो अपत्यकर स्वरस का सेवन बता रहे हैं शोध और षष्टिकन के साथ सेवन करना है, नहीं खास बात है। आगे चलेंगे। वाजीकरण सेवन से व्यक्ति 8 वर्ष के घोड़े अश्व के समान मैथुन में समर्थ हो जाता है। देखो, इसमें सवाल ऐसा आता है कि वाजीकरण द्रव्यों के बाद जो व्यक्ति की स्थिति है, बल की स्थिति है, उसको किस किस के साथ कंपेयर किया गया है, तो आप यही लिख लोगे। एक जैसे यहाँ देख पा रहे हो कि अश्व के साथ है ना, 8 वर्ष के अश्व के समान। और लिख लो चटक गोरैया जो होती है, उसके समान भी आगे चल के कहा गया है। और लिखेंगे गज हाथी, उसके समान। तो तीनों का नाम याद रखोगे, अश्व, चटक और गज, इनसे कंपेयर किया गया है। ठीक है। तो कह रहे हैं कि द्वितीय पाद से क्या लाभ होता है, कि पुरुषार्थ को बढ़ाने वाला होता है। जो द्वितीय पाद है ये पुरुषार्थ को बढ़ाने वाला होता है। नेक्स्ट देखेंगे। प्रथम पाद भी लिख लो, जब दूसरा लिख ही रहे हो तो। लिखो प्रथम पाद क्या करता है, फिर लिख लोगे प्रथम पाद। लिखो बल प्रदम। और लिख लोगे पूरा, लिख लो बल्कि पुष्टि बल प्रदा, ऐसे लिख लो पुष्टि बल प्रदा। पहले पाद में लिख लोगे पुष्टि बल प्रदा, कि शरीर की पुष्टि करता है और बल देता है, पहला पाद जो है। और दूसरा पाद लिखा है पुरुषार्थी भी, पुरुषार्थ की वृद्धि करता है। ठीक है। आगे आ जाएंगे। तृतीय पाद, माश पर्ण भृत्य अध्याय, चैप्टर का नाम है माश पर्ण, यहाँ सही नहीं लिखा ना, माश पर्ण भृत्य अध्याय, आपके पास ऑलरेडी लिखा होगा करेक्ट नेम जो है। अब देखो इस पे क्या सवाल आता है। इस चैप्टर का जो पहला ही योग है ना, श्लोक नंबर 3, 4 और 5 के अंदर, तो वहां लिखा है कि जो गाय, हिंदी पढ़ रहा हूँ सुन लोगे थोड़ी सी, जो गाय उड़द की पत्ती खाकर पुष्ट हुई हो, या ऊख खाकर पुष्ट हुई हो, या अर्जुन की पत्ती खाकर पुष्ट हुई हो, या इन तीनों में से कोई एक प्रकार की पत्तियां खाकर पुष्ट हुई हो, प्रथम बार जो प्रसूत हुई हो, ठीक है, पुष्ट हो, अपने समान जीवित संतान को उत्पन्न करने वाली हो, ऊर्ध्व और लंबे सींगों वाली हो, ठीक है, दूसरों को कष्ट ना देने वाली हो, जिस गाय का दुग्ध जो है वो सांद्र हो, गाढ़ा हो,
तो ऐसी गाय को बुद्धिमान मनुष्य अपने पास रखे, ऐसी गाय का दुग्ध पकाया हो अथवा धारोष्ण हो, उसमें चीनी मधु घृत मिलाकर पीने से उत्तम वृश्य होता है। तो ये पहला योग दे रखा है, उस गाय का दूध पीना है बस। तो वो योग है इस चैप्टर का पहला। तो सवाल क्या पूछा जाता है? पूछते हैं कि जो माश पर्ण भृत्य अध्याय में योग दिया हुआ है कि गाय ये पत्ते खाकर पुष्ट हुई हो, तो वो कौन से पत्ते खाकर पुष्ट हुई हो? तो तीन पत्ते कहे गए, किस किस के? माश यानी उड़द के, इक्षु मतलब गन्ने के, अर्जुन तीसरा कह रहे हैं अर्जुन। तीनों का नाम याद रखना, माश, इक्षु या अर्जुन। तो तीन ऑप्शन दिए हैं कि इनके पत्ते खाकर पुष्ट हुई हो। ठीक है। यही लिखा है कि ग्रष्टि का क्या अर्थ हो, सृष्टि नहीं है वो, ग्रष्टि है। ग्रष्टि, ग्रष्टि का मतलब है सकृत प्रसूता गो, है ना, जिसको अभी प्रसव हुआ है रिसेंटली। बिल्कुल। ठीक है। यहाँ पर एक श्लोक दे रखा है, निघंटु रत्न, हिंदी बता दे रहा हूँ। कि जो गाय पहली बार जिसको प्रसव होता है ना, उसके दुग्ध अच्छा नहीं होता गुणों में, निसार गुण होता है, मतलब अच्छा नहीं होता प्रथम प्रसूता गाय का दुग्ध जो है। खैर, आगे चलेंगे। अपत्यकर शीर का उल्लेख पढ़ लिया आपने, थर्ड पाद में आया है। वृश्य पुपली वृश्य पिपली योग आया है इस चैप्टर के अंदर, उसमें 30 पिपली पड़ी हुई है। आपका मन है याद कर सकते हो, क्योंकि आपके सिलेबस में है तो याद कर लेना कि वृश्य पिपली योग में कुल कितनी पिपली पड़ी हुई है। तो 30, 30। वृश्य पुपली का योग आया है, एक वृश्य शतावरी घृत आया है, कोई खास नहीं। यही लिखा है शतवर्यादि घृत और रक्त पित्त में है, और बृहस्पतिवादी घृत पैतृक योनि व्यापद में है। शतवर्यादि क्वाथ वो पैतृक मूत्र ग्रस्त में है। मन हो तो देख लेना, अगेन मैं नहीं कह रहा याद करने को। तृतीय पाद की बात कर रहे हैं, शुक्र बल प्रदा, शुक्र को बल देने वाला। तृतीय पाद, पहला देखा पुष्टि बल प्रदा, दूसरा देखा पुरुषार्थी बनाता है, और तीसरे में देख रहे हो शुक्र बल प्रदा। नेक्स्ट आ जाओगे चतुर्थ पाद। चैप्टर का नाम पुमान जात बलादिक अध्याय। बेटा मैं देख रहा हूँ थर्ड में कुछ जरूरी और कुछ तो नहीं है आपके लिए, एक मिनट दोगे मुझे? ठीक है, कुछ नहीं खास है, आगे चलेंगे। तो चैप्टर नंबर फोर्थ आ गया, मतलब फोर्थ पाद है वाजीकरण का, वो देखते हैं। तो चटक से और गज से तुलना हुई है यहाँ पर वाजीकरण सेवित पुरुष की। पीछे आपने 8 वर्ष के अश्व के समान भी कंपैरिजन देखा, तो याद रखना है। वाजीकरण के पूर्व कर्म में शरीर की शुद्धि करा लेनी है, नृ बस्तियां और वासन बस्तियां देनी है। चैप्टर के अंदर दो वृश्य पुपलिका की बात आई है, अपत्यकर घृत आप ऑलरेडी याद कर चुके हो। ठीक है, तो इसको याद रखना, अपत्यकर घृत। वृश्य उत्कारिका की बात आई है, जहाँ अगेन मधु को उष्ण करने की बात आई है, और जरूरी नहीं है, आगे आ जाएंगे। शुक्र उदय की तुलना मुकुल पुष्प के समान की गई। तो यहाँ पर यह है कि जिस तरह की कोई फूल होता है, मान लो उसके अंदर खुशबू कह लो आप, कि वो शुरुआत से ही होती है लेकिन एक टाइम आने के बाद वो खुशबू दिखाई देती है, उसी तरह कह रहे हैं कि शुक्र का उदय जो होता है शरीर से, शरीर में, तो शुक्र की स्थिति मतलब शुरुआत से ही होती है, लेकिन एक खास अवस्था या उम्र आ जाने के बाद ही वो दिखाई देता है। तो इस तरह की बात है, तो ध्यान रखेंगे। तुलना जो की गई है, मुकुल पुष्प के समान है। बाल्यावस्था में मैथुन करने से शरीर विकसित नहीं होता, और तुलना की गई थोड़े जल वाले तालाब के साथ। जैसे थोड़े जल वाला तालाब है कि जल्दी सूख जाता है, उसी तरह से शरीर नष्ट हो जाता है। ठीक है, तो शरीर विकसित नहीं होता। वृद्धावस्था में मैथुन मना किया गया है, क्यों? कह रहे हैं तुलना कैसे की गई है, काष्ठ जंतु दग्धम विजर्जरम। जैसे किसी लकड़ी में दीमक लग जाए और वो लकड़ी टूट जाती है, नष्ट हो जाती है, तो उसी तरह वृद्धावस्था में मैथुन करना सही नहीं है। तो आप चाहो तो कंपैरिजन याद कर सकते हो कि बाल्यावस्था में मैथुन तो थोड़े जल वाले तालाब से कंपेयर किया गया, और वृद्धावस्था में मैथुन तो काष्ठ जंतु दग्धम, उससे कंपेयर किया गया है। नेक्स्ट चलेंगे शुक्र क्षय के कारण। तो याद रखना बेटा, अगर आपके पास कोई रेफरेंस नहीं है और ऑप्शन के अंदर 6 ऑप्शन दिया हुआ है, तो 6 के साथ जाना है। अगर 6 नहीं दिया तो आप 8 के साथ भी जा सकते हो। तो यहाँ भी जैसे आगे इस चैप्टर में 8 लिखे हुए हैं, शुक्र प्रवृत्ति के कारण, अल्प मैथुन शक्ति में हेतु। फिर हम याज्ञवल्क्य की स्मृति के अनुसार भी पढ़ते हैं, तो उन्होंने भी दी है 8 चीजें कि इनकी वजह से मैथुन का क्षय होता है, सॉरी शुक्र का क्षय होता है। लेकिन जब रेफरेंस नहीं दिया तो पहले चरक कंसिडर करोगे। चरक ने कितने कारण दिए? 6 लिखे हुए हैं, देख लोगे। श्लोक जानना चाहो, श्लोक भी बता दे रहा हूँ मैं। ये है श्लोक नंबर 43, 43 नंबर श्लोक है। तो क्या क्या कह रहे हैं? जरया
मतलब वृद्धावस्था, जरावस्था। चिंतया, चिंता करना। शुक्रम, व्याधि भी कर्म कर्षणात्, तो व्याधि की वजह से और कर्म कर्षणात्, ज्यादा काम करने की वजह से। क्षयम गच्छत्य अन अशनात्, तो क्षय होता है भोजन ना करने से। और स्त्रीणाम च अति निषेवणात्, यानी अत्यधिक मैथुन करने से। तो छह चीजें हो गई है। जरा, चिंता, व्याधि, कर्म कर्षण, अन अशन यानी भोजन ना करना, अनशन, और स्त्रीणाम च अति निषेवणात्। तो याद रखोगे शुक्र छह के 8 कारण हैं। फिर इसी चैप्टर के अंदर आगे और थोड़ा सा एक्सप्लेन इन्होंने किया हुआ है। तो एक में लिख दिया अल्प मैथुन शक्ति में कितने हेतु हैं। रटने नहीं है, नंबर आप देख लो, 8 है। अल्प मैथुन शक्ति में हेतु 8। फिर शुक्र प्रवृत्ति के कारण बता दिए वहां, तो 8 बता रखे हैं। उनके नाम भी लिखे हैं, देखना चाहो तो। हर्ष, तर, सर, पिछिल, गुरु, अणु, प्रणव, भाव, वायु का शीघ्रगामी गुण होना। तो शुक्र प्रवृत्ति के 8 कारण। तो 6 के कारण पूछे तो 6 लगाने हैं, शुक्र 6 के 6 कारण, बाकी कुछ भी पूछे 8 लगा देना आंसर। दूसरी जरूरी बात है, शुक्र कहाँ रहता है शरीर में। तो कंपेयर किया, जिस प्रकार इक्षु में, गन्ने के अंदर रस रहता है, यानी पूरे गन्ने में ही रहता है ना। जिस तरह दही के अंदर घी रहता है, जिस तरह तिल के अंदर तेल रहता है, उसी तरह संपूर्ण शरीर में शुक्र का स्थान बताया गया। तो समझ गए, तो शुक्र को कंपेयर किया गया इक्षु में रस के साथ, दही में घी के साथ, और तिल में तेल के साथ। ऐसा याद रख लेना। आगे चलेंगे। ये बेटा शुक्र प्रवृत्ति के 8 कारण याद नहीं करने आपको, ठीक। चक्कर मत पड़ना। हेलो हाँ बोलिए। सर, ये शुक्र के 6 कांड ये किसने बताए सर? ये चरक के ही हैं, चरक ही पढ़ा रहा हूँ आपके सिलेबस में बेटा, साफ लिखा हुआ है आचार्य चरक के अनुसार, रसायन और वाजीकरण। नहीं सर, यहाँ पे 8 कांड है, 6 कांड अलग से वो आप बता दो। नहीं नहीं, यहाँ तो 6 ही है ना बेटा। मैंने तो यहाँ 6 ही बताया आपको, ये 6 लिखे तो है, शुक्र 6 के 6 कारण। ये चरक के ही तो है। मैंने कहा चरक के अलावा कुछ आचार्यों ने 8 कारण भी बताए हैं, तो आप उनको जानो ही मत। याज्ञवल्क्य की स्मृति में है वैसे, बुक है। लेकिन मैं कह ही नहीं रहा आपको याद करने को, मैं कह रहा हूँ सिर्फ 6 ही याद रखने हैं आप। क्योंकि आपसे चरक के अनुसार पूछेगा, ओके आपके सर, सिलेबस में थैंक यू। चरक लिखा है, ठीक है। आगे चलिए। तो बेटा यही जो शुक्र प्रवृत्ति के 8 कारण बता रखे हैं ना, श्लोक नंबर 48 49, तो उसी में अगर आप लास्ट यानी 49 श्लोक का सेकंड हाफ देखोगे, तो एक ये श्लोक आया है, चरतो विश्व रूपस्य रूप द्रव्यम तद उच्यते, ऐसा करके श्लोक है। तो इस श्लोक का मतलब क्या है, मतलब ये है कि हम जो सृष्टि में आप अलग अलग व्यक्ति देखते हो, तो कह रहे हैं ये सब क्या है, ये शुक्र के ही रूप द्रव्य हैं। मतलब शुक्र अपने आप को प्रकट करता है। तो जितने भी व्यक्ति हैं, जितने भी अ, और भी एनिमल्स कह लो उत्पन्न हुए हैं, तो वो सब शुक्र से उत्पन्न हुए हैं। तो शुक्र का रूप द्रव्य है, ऐसा याद रखना आप, कि शुक्र अपने आप को कैसे दिखाता है। तो अलग अलग जन्म जब होते हैं व्यक्ति के, उस रूप में कहने का मतलब। तो रूप द्रव्य कहा गया। चरतो विश्व रूपस्य रूप द्रव्यम तदुच्यते, ऐसा। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि जो भ्रमण कर रहे हैं विभिन्न आत्माएं दुनिया के अंदर, तो वो सब क्या है, शुक्र के रूप द्रव्य है। तो यहाँ लिखा है वही, शुक्र के रूप द्रव्य है विचित्र योनिया। तो याद रखना, इस पे कहीं गाइड में एक बार सवाल बना रखा काफी साल पहले। नेक्स्ट चले। सुश्रुत का पॉइंट है तो उसको नहीं देखते, चलो हम लोग। ठीक है, वहां भी नहीं जाते, यहाँ देख लोगे। आचार्य चरक ने शुक्र दोषों की संख्या 8 बताई है, नंबर बस याद रख लो। चरक, शुक्र दोष 8। ये 2 3 योग के नाम लिखे हुए हैं जो वाजीकरण से संबंधित हैं। तो पुष्प धनवा रस, एक है कामधेनु रस। तो ये वाजीकरण में यूजफुल होते हैं, पुष्प धनवा रस और कामधेनु रस। तो इनको याद रखोगे तो ये आपका वाजीकरण वाला पार्ट और रसायन वाला पार्ट यहाँ कंप्लीट हो जाता है। आपको कुछ होमवर्क दिया था मैंने, कि सवाल करेंगे आपके सिलेबस में से। हाँ, पिंडासव है ग्रहणी में, पीछे देखना कुछ नाम गलत लिखा हुआ था क्या, पिंडासव। वो जो, अच्छा पिंडरस लिख दिया यहाँ, सही है, इसको पहले पिंडासव कर लेना, ये एक पिंडरस लिखा हुआ है ना। ये पिंडासव है ग्रहणी के अंदर, जो पिंडरस नहीं है, पिंडासव है, करेक्ट बात। पिंडासव है ग्रहणी के अंदर जो है, पिंडरस नहीं है, यहाँ गलत लिखा हुआ है। चलो, तो आज का सवाल जो हम ले लेते हैं, पहला ही सवाल है, ज्यादा नहीं पूछ रहा, एक ही सवाल बस एक्सप्लेन करा लेते हैं, बने रहोगे 1 मिनट।
चलिए बताएंगे। पिंकू। जी सर। बेटा नव कारण द्रव्य क्या क्या है और उनके बारे में थोड़ा थोड़ा वन लाइनर टू लाइनर इतना बोल देना कि जो बहुत जरूरी पॉइंट हो। नव कारण द्रव्य कौन से हैं, उनके बारे में क्या क्या समझ में आता है, हल्का हल्का जो भी एक्सप्लेन करना चाहो। जल्दी से। सर वो खादिन्य आत्मा मन काल दिशा संग्रह वो है। पूरे एक भी ना। खादिन्य आत्मा मन कालो दिशा संग्रह। बोलो चलो, नो के नाम बोल दो मुझे, कौन कौन से हुए। पंच मन काल और दिशा। आत्मा मन काल दिशा और पंच महाभूत। ठीक है। अब इनके बारे में, पंच महाभूत के बारे में हल्का सा क्या जानते हो, क्या लिखोगे एग्जाम में आ गया कि सर पंच। सर शब्द स्पर्श रूप रस गंध ये इनके सारे गुण लिख देंगे। ठीक है। और इनका दो। भौतिक संगठन भी सर लिख देंगे। भौतिक संगठन, वो तो ऑलरेडी महाभूत है। मतलब दोषों के साथ चलो रिलेट कर दो इसको। पंच महाभूतों को दोषों के साथ रिलेट कर दो, आ, किस दोष के अंदर कौन से महाभूत वो बता दो मुझे। वायु। सॉरी सर। और कोई, कोई बता पाएगा। वायु। आकाश और वायु। आकाश प्लस वायु। ठीक है। पित्त। अग्नि और पित्त अग्नि। अग्नि। पृथ्वी और और फिर सर। जल। और जल और पृथ्वी। जल और पृथ्वी पृथ्वी दोनों हैं। पृथ्वी। ठीक है ना, तो ऊपर के दोनों महाभूत, फिर अग्नि में तो अग्नि होगा, मतलब पित्त के अंदर अग्नि होगा, बाकी नीचे वाले में कफ के अंदर फिर वो दोनों आ जाएंगे। ठीक है चलो, ये पंच महाभूत की बेसिक बात है, इतना भी लिख दोगे ना तो बहुत सारा है ये, है ना, क्योंकि सब्जेक्टिव में भी कोई लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आएगा, आएगा तो समझ सकते हो, फिर इनके बारे में लिखना शुरू कर दो भाई, वात पित्त कफ के बारे में भी लिख सकते हो, बहुत चीजें हैं। ठीक है, तो ये हुई पंच महाभूत की बात। ठीक है, आगे बताओ इसके बाद बाकी जो चीजें हैं। पिंकू, बड़ा कमेंट करने हैं सब पे, कमेंट बताओगे जरूर कि वो लाइन जरूरी है। सर मन के बारे में लिख देंगे अतीन्द्रिय होता है और हम्म। कौन सी इंद्रिय। अणुत्वम चेकत्वम उसके गुण लिख देंगे। ठीक है। ठीक है। और और कितने विषय होते हैं मन के। 5 होते हैं सर ऊह देह संकल्प विचार। ऊह देह संकल्प विचार। सर ध्यान नहीं कर पा रही हूँ मैं अच्छे से। चलो किसी को याद है, शायद मैंने आपको पढ़ाया नहीं वैसे, पर फिर पूछ रहा हूँ मैं। बोलो मन के बारे में किसको याद है। विपरीत। चिंतन सर वो विचार्य देह ऊया संकल्प ध्येय विचार संकल्प। और विपरीत। चलो लिखा, चलो बेटा लिख लो जल्दी से, अगर नहीं लिखवाया मैंने जल्दी से लिख लोगे। मन के विषय, चिंत्यम। चिंतित विषय। चिंत्यम तो चिंता करना, विचार्य विचार करना। ये इसीलिए कर रहे हैं, देखो कुछ चीजें कमियां निकल के आएंगी, जरूरी नहीं है कि नोट्स परफेक्ट हो, है ना, सारी चीज लिखी हो, मे भी कहीं ना हो। अब लेकिन डिस्कशन करेंगे, बात करेंगे, समझ में आएगा। ऊया, बोलो आगे। तो ध्येय संकल्प। देह ये और संकल्प में वो सर। ठीक है, तो ध्येय और संकल्प। ठीक है, तो ये है मन के विषय। नेक्स्ट बताओ, मन का कर्म, तो लिख लो। इंद्रिय अभी। ठीक है, लिख लो। इंद्रियों को उनके विषयों में लगाना, इंद्रियों को उनके विषय में लगाना, और स्वयं को भी, स्वयं को भी केंद्रित करना या फिर कंट्रोल करने को क्या बोलोगे शब्द दूसरा प्रॉपर। इंद्रियाभिग्रह निग्रह, इंद्रियाभि निग्रह और स्वस्थ निग्रह, मतलब दोनों को रोकने का काम, मतलब कहाँ कहाँ लगाना है इनको, कहाँ नहीं लगाना, तो वो इसका काम है। तीसरा लिखो मन का लक्षण, लिखो अगला मन का लक्षण। तो लिख लो ज्ञानस्य अभाव भाव एव च, ज्ञान का होना और ना होना। ज्ञानस्य अभाव भाव एव च, तो ज्ञान का होना और ना होना मन का लक्षण। मैं फिर एक बार बोल दे रहा हूँ, क्या क्या बताया। मन के गुण तो दो होता है, अणुत्वम चा एकत्वम, अणु होता है और एक होता है। दूसरा, मन के विषय, चिंत्यम विचार्य ऊया ध्येय संकल्प एव च, तो ये पांच चीजें हैं। तीसरा, मन का लक्षण क्या है, तो ज्ञान से अभाव भाव एव च, ज्ञान का होना या ना होना, ये मन का लक्षण है। और लास्ट एक मन का कर्म, हम बात कर रहे थे, कर्म क्या है, इंद्रियों को, इंद्रियों का निग्रह करना और स्वयं का भी निग्रह करना, मतलब खुद को भी कंट्रोल करना और इंद्रियों को भी कंट्रोल करना। तो ये मन का कर्म है। एक बात और बताई पिंकू ने, कि मन जो होता है वो अतीन्द्रिय होता है ना, कि उसको आप जान नहीं सकते हो, मन अतीन्द्रिय है। दूसरा एक और बात लिख लो,
कि एक इंद्रिय हमारी ऐसी है जिसका मन के साथ संबंध कहा जाता है, उसके साथ कनेक्टेड रहती है। ठीक है, तो कौन सी इंद्रिय है हमारी वो हमेशा? स्पर्श। स्पर्शेंद्रिय। स्पर्श इंद्रिय। हाँ बेटा, स्पर्श इंद्रिय। ठीक है, त्वचा अधिष्ठान है स्पर्श इंद्रिय का, त्वचा इंद्रिय नहीं है। मैंने बात बताई होगी अच्छे से, जब जिन लोगों को पढ़ाया होगा ये। सर ठीक है, चलो सेशन का टाइम फिनिश हुआ तो इतना रखते हैं, एटलीस्ट एक टॉपिक हुआ। ऐसे ही हम एक एक दो दो के बारे में रोज बात करेंगे, कल थोड़ा ज्यादा टाइम दूंगा मैं इस तरह टॉपिकों पे बात करने पे। आज ध्यान ले सर लेट। सर कल इसके क्या करवाओगे? क्या सर शुरू कल के लिए करवाऊँ? क्या रहेगा? मैसेज में बता देता हूँ बेटा, मैं देख हाँ लेता हूँ सर। थोड़ा सा आपके लिए क्या बेहतर है, मैसेज डाल रहा हूँ अभी थोड़ी देर में, 5 मिनट में आ जाएगा। ठीक है, ओके। चलो। सर इसके नोट्स चाहिए थे। कौन से वाले बेटा? ये पहले वाला पार्ट जो है? पहली यूनिट जो सर है हमारी छूट गई है। मैं इसको ना आपको, मैं वो विचार कर रहा हूँ कि हो सकता है मैं पढ़ा दूँ इसको दोबारा से एक बार, ठीक है, क्योंकि कई लोग बाद में ज्वाइन हुए थे, तो इसे थोड़ा सा रुक जाओ। मैं एक बार विचार कर लूँ उस पर, 1-2 दिन बता देता हूँ क्या करवाता हूँ ये वाला।